14 साल की उम्र में जो खेलने कूदने की उम्र होती है तब रिश्ता हो गया। उस समय में सभी की लड़कियां 12-13 बरस में ही ब्याह दी जाती थी। शादी का मतलब नहीं पता था, बस ये सोचकर खुश होते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगे। माँ थी नहीं तो पिताजी ने जो थोड़ा बहुत घर का काम काज सिखाया था वही आता था। और शादी का वक्त आया और बस सारी रस्मों के बाद विदाई का वक्त भी आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई। इतनी आलीशान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, अरे जल्दी से कलश लाओ, बहू आ गई है। और मैंने घूंघट की आड़ से अपनी सास को देखा। आँखों से एकदम सख्त मिजाज की लग रही थी। मुझे सच मानो थोड़ा डर ही गई थी उन्हें देखकर। सारी रस्में खत्म होते होते रात हो गई थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया था कि चलो रसोई बनाने की रस्म है। तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई। सबने तारीफ भी की, लेकिन सासू माँ ने कमी निकाल दी। साथ ही साथ हिदायत भी दे दी कि अब बचपन छोड़कर कुछ कामकाज सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को भी हॉस्टल जाना था, क्योंकि वो तब बीए कर रहे थे। खैर आदित्य भी हॉस्टल चले गए और मैं अकेले ही रह गई अपनी सास और ससुर के साथ। बीच बीच में आदित्य चिट्ठी लिखते थे, पर पहले सासू माँ के बाद मेरे पास आती थी। उम्र कम होने की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता था। मेरे अकेलेपन का साथी आम का पेड़ था। वही आम का पेड़ जो हवेली के पीछे के आंगन में लगा था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का कमरा भी था, पर वो पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारे हवेली वाले उस पेड़ को बांझ कहते थे। पर मुझे न जाने क्यों उस पेड़ से बहुत प्यार था। जब काम से निवृत्त होकर कुछ फुर्सत के पल मिलते थे तो एक वही पेड़ मेरा साथी होता था। उसको देखकर मैं अपनी सारी थकान भूल जाती थी। 2 साल बीत गए और मैं 16 साल की हो गई। आदित्य की भी पढ़ाई पूरी हो गई थी। आज आदित्य घर वापस आ रहे थे। सासू माँ सुबह से ही तैयारियों में लगी हुई थी। खुद की रसोई में जाकर सारा जायजा ले रही थी। मैं भी बहुत खुश थी कि अब मुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। लाल श्रृंगार के साथ मैं पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज का सिंदूर कुछ अलग लालिमा लिए हुए था। शायद वो लालिमा मेरे चेहरे पर भी दिख रही थी। तभी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि जा अपनी नज़र उतरवा ले, आदित्य आ गए हैं। हवेली की हलचल से पता चल गया था। खाने पीने से निर्मित होकर सब आराम करने चले गए थे। आदित्य भी कमरे में आ गए थे और मैं शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी आदित्य ने मुझे गिफ्ट दिया, एक सुंदर लाल साड़ी। पर मेरे लिए तो आदित्य का वापस आना ही सबसे बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की, जिनमें कुछ शिकायतें थी, कुछ प्यार था। कुछ समय बीतता गया और 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और आदित्य मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। आदित्य मुझे लेकर तुरंत रवाना हो गए। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, जैसे मेरे लिए ही अपनी सांसों को रोका हुआ था। और फिर मुझे आदित्य के हवाले करके वो इस दुनिया से चले गए।
भीगी आँखों से अपने पिताजी को विदा किया। अब मेरा सब कुछ आदित्य और उसका परिवार ही था। समय गुजरता गया और आदित्य ने अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली और अब वो सरकारी वकील कहलाने लगे थे। भगवान ने मुझे अभी संतान सुख नहीं दिया था। अभी तो सासू माँ दबी जुबान में बोलती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया। आदित्य भी बहुत व्यस्त रहते थे अपने कामों में। सासू माँ मेरे पीछे सारा दिन पड़ी रहती थी। धीरे धीरे सारे गांव में ये बात चल रही थी, हवेली की बहू बांझ है। तीर की तरह मुझे ये बात चुभता था, पर कुछ कह नहीं पाती थी। सिर्फ आंसुओं से दिल हल्का करती थी। आदित्य मुझे दिलासा देते थे, पर लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रहा था। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 19 साल, और लोगों ने मुझे बांझ बना दिया। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी। माँ के मरने के बाद ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो रहा था। आदित्य एक दिन अब दोपहर के खाने पर घर आए तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया कि हम आदित्य की दूसरी शादी करेंगे। इतना बड़ा धोखा आदित्य मुझे कैसे दे सकते हैं? आदित्य मुझे धोखा नहीं दे सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। आदित्य ने कहा, बत्ती बुझा दो, मुझे सोने हैं। आदित्य तुमसे कुछ बात करनी है। आपस में थक गई हूँ, आपसे मैं थक गया हूँ। सुरभि मुझे सोने दो। आदित्य क्या आप दूसरी शादी करेंगे? सुरभि मैंने कहा ना, सोने दो, मुझे थक गया हूँ। मैं तुम सब लोगों की चिक चिक सुनकर थक गया हूँ। इधर माँ है और उधर तुम। मैं तो आप सबसे परेशान हो गया हूँ। मन करता है आत्महत्या कर लूँ। नहीं आदित्य, ऐसा मत कहिए। सुरभि ने आदित्य के मुंह के ऊपर हाथ रखते हुए कहा कि आपके अलावा और कौन है मेरा। सुरभि ने करवट लेकर सारी रात आंसू बहाती रही और जब सुबह उठे तो एक टूटी हुई औरत बनकर, जो मजबूर होकर हर चीज़ से समझौता कर लेती है। सारी रात यही सोचती रही कि शायद अभी आदित्य ने भी मौन स्वीकृति दे दी है दूसरी शादी के लिए, पर उसे ये कहाँ मालूम था कि उसकी माँ ने किस हद तक उसे मजबूर किया है दूसरी शादी के लिए। 1 महीने के अंदर आदित्य की दूसरी शादी ललिता से हो गई। ललिता माँ की दूर की रिश्तेदार की बेटी है। सुरभि अपना सामान उस पीछे वाले कमरे में रख ले। आज से ललिता इस कमरे में रहेगी। आदित्य के साथ सासू माँ ने हाथ नचाते हुए कहा, कैसे छोड़ दूँ? ये कमरा नहीं, ये मेरा कमरा है। जिसे जहाँ चाहे जाना हो जाए। पर फिर ख्याल आया कि जो शादी कर इस घर में लाया था, जब वही मेरा नहीं है तो ये कमरा कैसे मेरा हो सकता है? ऐसा सोचते हुए आँखों में आंसुओं की सैलाब उमड़ पड़ा। सिंदूर की डिब्बी और कुछ कपड़े लेकर उस कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान एक कोने में रखकर खिड़की पर बैठ गई और उस आम के पेड़ को देखते हुए उसको निहारने लगी। इससे कुछ दुख कम हो जाए, किस्मत कहूँ या कुछ और, कि आज मेरी हालत इस पेड़ की तरह हो गई है, अकेला बेसहारा। जैसे ये अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सफल रहा है,
क्या मैं इसकी तरह सख्त और मजबूत रह सकूंगी या फिर किसी कमज़ोर लता की तरह मुरझा जाऊंगी, अपना अस्तित्व खो दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मजबूत रहूंगी। जब ये बेजुबां पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? अपने विचार से बाहर आते ही मैंने अपने आप को संभाला और हर स्थिति से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर दिया। वक्त गुजरते गए और मैंने घर के कामों में अपने आप को व्यस्त कर लिया। अपनी कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए और बाकी बचे हुए समय में उन पेड़ों का देखभाल करने लगी। साथ ही उस आम के पेड़ की खास देखभाल करने लगी। ललिता एक समझदार लड़की थी। वो जब भी मुझसे बात करने के लिए आती, मेरी सास ने उसे किसी बहाने से बुला लेती। आदित्य पहले से भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगे थे। हमसे बात तो करते थे, पर एक पछतावा हमेशा उनके आँखों में रहती थी। शायद मेरी हालत देखकर बुरा लगता था उन्हें, पर माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। ललिता के दिन खुशी से गुजर रहे थे और मेरे ये दिन बस यूं ही गुजर रहे थे। और देखते ही देखते ललिता ने खुशखबरी सबको सुना दिया कि वो माँ बनने वाली है। हवेली में त्योहार जैसा माहौल हो गया। सारे नौकरों में मिठाई बांटे जाने लगे। मैं भी बहुत खुश हुई कि चलो अच्छा है, अब घर में एक नया मेहमान आएगा। शायद मेरी ज़िंदगी का सूनापन भी ख़त्म हो जाएगा। ललिता ने बहुत कमज़ोर थी और उम्र भी 16 साल। उसे बहुत तकलीफ़ होती थी। सासू माँ का आदेश था कि उसकी अच्छे से सेवा की जाए, जिससे कि उसकी कमज़ोरी दूर हो जाए। सारी देखभाल के बाद उसका वज़न कुछ खास नहीं बढ़ा। बस एक दिन मैं चिंतित होते हुए आदित्य को कहा कि ललिता को शहर में किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लाओ, पर सासू माँ ने ये कहकर मना कर दिया कि हमारे भी बच्चे घर पर हुए हैं और आदित्य की वही पुरानी आदत कि वो अपनी माँ के खिलाफ जा नहीं सकते। एक दिन ललिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसके सांस बहुत तेज़ी से चल रहे थे। मैंने घबराकर गांव के वैद्य जी को बुलवा भेजा। वैद्य जी ने आकर कुछ दवाइयाँ दी और खून की कमी भी बताई। और जब मैंने आदित्य को ये सब बताया तो सासू माँ ने मुझे ललिता से दूर रहने का आदेश दे दिया, ये कहकर कि एक बाँझ की छाया ललिता पर नहीं पड़नी चाहिए। पर मुझे ललिता से दूर कर दिया गया और मैं फिर से अपने कमरे में अकेली सारा दिन बंद रहने लगी, या ये कहो कि अंदर ही अंदर मैं खुद ही डर रही थी कि कहीं
सचमुच मेरी वजह से ललिता को कुछ हो ना जाए। कुछ दिन बाद रात में नौकरों का शोर शराबा सुनने आंगन की तरफ भागी। देखा तो ललिता के डिलीवरी का समय आ गया था। गांव की दाई को बुलाया गया। पूरी हवेली में हलचल का माहौल था। मैंने आदित्य की तरफ देखा। बहुत डरे हुए लग रहे थे और मैं उनके पास गई और मैं थोड़ा धैर्य रखने को कहा। थोड़ी देर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। हम सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी काकी ने बाहर आकर बताया कि कमजोरी और खून की कमी की वजह से हम ललिता को बचा नहीं सके। बेटी को जन्म देते ही ललिता का देहांत हो गया था। एक पोते का मुंह नहीं देख पाई मैं, अब कैसे मेरा वंश चलेगा, ये कहकर सासू माँ विलाप करने लगी थी और सासू माँ का विलाप सारी हवेली में गूंज रहा था। उस छोटी छोटी बच्ची को देखकर मेरा कलेजा कांपने लगा था। ऐसा लगता था जैसे वो मैं हूँ। मैंने उसे अपने कलेजे से लगा कर रखा। जिनकी माँ नहीं होती वो बच्चे कुछ ज़्यादा ही समझदार होते हैं। शायद जरा भी परेशान नहीं करते, दूध पीते ही सो जाते थे। सासू माँ का वही राग चलता रहता कि लड़कियों से वंश नहीं चलता है, पर अब शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता था। आदित्य अब पहले से खुश रहने लगे थे। ऑफिस से आते ही मेरे कमरे में आते और गुड़िया को खिलाते। मुझे भी आदित्य को खुश देखते हुए बहुत अच्छा लगता था। साल बीत चुका था गुड़िया को आए हुए और ललिता को गए हुए। आज ललिता की बरसी है। छोटी सी पूजा रखी गई थी। पंडित जी के आते ही सासू माँ ने प्रश्न किया कि क्या मैं जीते जी पोते का मुंह देख पाऊंगी, और पंडित जी ने उसके लिए कुछ ग्रह शांति के उपाय बताए। सासू माँ ने पंडित जी को हवेली दिखा दिया और सारी हवेली की शुद्धि कराने मेरे कमरे के पास भी गई और बांज पेड़ भी दिखाया। फिर देखते ही पंडित जी का मुंह बन गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इसी मनहूस पेट की वजह से हमारे घर में बेटा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इसे कटवा दो। मेरे बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। मैंने आदित्य की तरफ देखा और मुझे नहीं लगा कि वो मना करेंगे, और सासू माँ ने तुरंत नौकरों को बुला लिया कि आज इस पेट को काट कर गिरा डालो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे अपने सुख दुख के साथी इस आम के पेट को बचाऊं। जैसे ही वो कुल्हाड़ी लेकर पेट काटने आए, फुर्ती से भागकर उस पेड़ से लिपट गई और विनती करने लगी कि उस पेड़ को छोड़ दो, पर वो लोग नहीं माने। मैं रोते जा रही थी पर किसी को तरस नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मुझे खींचकर एक धक्का दिया और मेरा सिर पत्थर से टकरा गया। सिर से खून की धार निकल रही थी। ये देखकर आदित्य से रहा नहीं गया और उन्होंने
सबको वहाँ से हटा दिया और तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। मलहम पट्टी के बाद मुझे कुछ होश आया। डॉक्टर साहिबा सामने खड़ी समझा रही थी। सासू माँ भी वहीं थी और उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें अपने किए पर अफसोस है। डॉक्टर, क्या अब हमें इसे घर ले जा सकते हैं? आदित्य ने पूछा था। अब आप ले जा सकते हैं। ख्याल रखिएगा कि अब ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में ऐसा घटना ठीक नहीं होता। ऐसी हालत? क्या हुआ है? आदित्य पूछा। अरे, आप लोगों को पता नहीं है? अब ये माँ बनने वाली है, तो इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। ये सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। सब बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही थी। सासू माँ की आँखों में पछताव के आंसू थे। मेरे सर पर हाथ रखकर बस इतना ही कहेगी, मुझे माफ़ कर दो, और मैं मुस्कुराकर उनसे लिपट गई, जैसे कि मैं अपनी माँ से लिपट रही हूँ। पूरे 9 महीने मेरे सासू माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैंने उस पेड़ का, आज मेरी डिलीवरी होनी थी, आदित्य समय से मुझे अस्पताल ले गए ताकि जो गलती उन्होंने ललिता के समय की थी वो दोबारा से ना हो। नर्स ने कहा, बधाई हो, आपके पोता हुआ है। सासू माँ ने हाथ से अंगूठी निकालकर नर्स को दी। वो खुश थी, इस वजह से नहीं कि पोता हुआ है, बल्कि इस बात पर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हवेली में धूमधाम थी। सब खुश थे कि हमारे परिवार पूर्ण हो गया है बेटी और बेटा आने से। और एक खुशी और भी झलकती थी कि उस आम के पेड़ में फूल आ गए थे। शायद दोस्तों, हम सब जल्दी चिंता करते हैं फल आने की। हर चीज़ का एक समय होता है। कुपोषित पेड़ हो या शरीर, दोनों जल्दी ही फल प्राप्त नहीं कर सकते।